आज हम देखेंगे कि हाउ वी डेवलप मार्केटिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज, और ये आपका है चैप्टर 2। बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू। जो बेसिक पर्पस होता है मार्केटिंग का, दैट इज टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू। एंड हाउ वी डिफाइंड कस्टमर वैल्यू इन आवर फर्स्ट सेक्शन। The basic purpose of marketing is to create customer value, and in this value delivery process we have to choose the value first। सबसे पहले हमने चूज करना होगा कि वैल्यू है क्या, व्हाट इज वैल्यू। उसके लिए हम एक प्रोसेस है जो चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करना और फिर उस सेगमेंट की डिवीजन करना कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, जिसके पास विलिंगनेस भी है और पोटेंशियल भी है टू कंज्यूम आवर प्रोडक्ट और सर्विस। और उसके बाद अपने आप को पोजीशन करना। पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि यूनिक प्लेस ऑफ योर प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस दैट इज इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। मिसाल के तौर पे आप नेस्ले का नाम सुनते हैं तो एक डिफरेंट तरह की परसेप्शन बनती है। आप ओप्पो का नाम सुनते हैं, डिफरेंट होती है। एप्पल का नाम सुनते हैं, डिफरेंट होती है। तो ये क्या है? दिस इज पोजिशनिंग। भाई क्या इतनी ज़रूरी बात है जो आप उसके साथ खुसर मुसर कर रहे हैं? अगर किसी ने बात करनी है तो बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास करें, और अगर क्लास नहीं पसंद आ रही तो आप चले जाएं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब तक क्लास में बैठे हैं, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। So the first step is to choose the value, and how we choose the value? Through STP. The second step of customer value is you provide the value. Providing value means selecting the product feature, promotional campaign, marketing campaign, advertisement campaign, और कोई डिस्काउंट देना है या नहीं, प्रोडक्ट के फीचर क्या होंगे, आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी। तो everything and anything that is relevant to the product and service is regarding the providing the value। कि कस्टमर को आपने जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसमें कस्टमर को जो प्रोडक्ट और सर्विस देनी है उसके इर्द गिर्द कौन कौन से एलिमेंट हैं। एंड देन कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, कि कस्टमर को बताया जाए, अवेयर किया जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट फीचर्स हैं। कम्युनिकेटिंग द वैल्यू इज वेरी इंटेग्रल। कभी आपने सोचा है कि पेप्सी को या कोक को मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत है? दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको पेप्सी और कोक का नहीं पता? स्टिल वो क्यों मार्केटिंग करते हैं? फेसबुक क्यों मार्केटिंग अपनी करता है? कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, कि वी एग्जिस्ट, वी कम्युनिकेट सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और दूसरा, रीइटरेट करना। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो सारे इंसान हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिस चीज़ के बारे में उसको याद नहीं कराया जाता उसको वो भूल जाता है, उसको इग्नोर कर देता है। तो जितने बड़े ये मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी मार्केटिंग करने का सिर्फ एक पर्पज़ होता है, टू कम्युनिकेट द वैल्यू कि हम एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, जिसमें कंपनी चूज करती है वैल्यू को, फिर प्रोवाइड करती है वैल्यू को, और फिर कम्युनिकेट करती है वैल्यू को। जी सर, अगर वो लोग करना छोड़ देते हैं, एग्जांपल लाइक क्योंकि एक अच्छा इमेज बना देना लाइक कोक और स्प्राइट का, तो अगर वो छोड़ भी देते हैं अगर एडवर्टाइजिंग करना, तो उसके बाद उनका ब्रांड जर्नी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यही तो बात है कि जो कम्युनिकेशन है, मतलब इसको इस तरह समझें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था उसका जो मीडिया एडवाइज़र था जोसेफ गोएबल्स, उसकी फ़ौज, हिटलर की फ़ौज हार रही थी। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें, उसकी फ़ौज हार रही थी। उसने अपनी मुल्क के अंदर और दुश्मन मुल्क के अंदर
रेडियोज लॉन्च कर दिए जिसके ऊपर सुबह शाम ये बताया जाता था कि हिटलर जीत रहा है। व्हाट वाज दैट? दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि उसको जिस बात के बारे में बार बार बताया जाएगा, एक वक्त आएगा कि उसको वो सच समझने लग जाएगा। और अलमिया क्या है कि जिसने झूठ बोला होता है एक वक्त पे वो भी उसको सच समझने लग जाता है, और हिटलर खुद समझने लग गया था कि मैं जीत रहा हूं। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी कि जिस मैं कहना नहीं चाहता था, बिल्कुल सही एग्जांपल आपने दी कि बंदा खुद अपने बोले हुए झूठ के ऊपर ईमान ले आता है और वो समझता है कि मैं तो सच कह रहा हूं, ये तो हकीकत है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी यही है ना कि आप एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती उसका एक विजुअलाइज इमेज दिखाएं लोगों को, और इतनी बार दिखाएं कि वो समझने लग जाए कि दिस इज रियलिटी। तो दिस इज मतलब जोसेफ गोएबल्स को एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाता है जब भी कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है। कम्युनिकेशन क्या है कि मैं कोई बात करूं और जैसे मैं करूं उसी तरह आप उसको समझें। तो जोसेफ गोएबल की इस स्ट्रैटेजी को, मीडिया स्ट्रैटेजी को पढ़ाया जाता है कि आपने अगर सच्ची बात भी करनी है ना तो एक दफा करके बैठ नहीं जाना, उसको बार बार दोहराते रहें। सेम अप्लाइज टू द झूठ, सेम अप्लाइज टू द मार्केटिंग। तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। वो कहते हैं ना कि आंख हो जल पहाड़ हो जल, जो चीज़ आपको नजर नहीं आएगी वो आप उसको इग्नोर कर देंगे, आपको लगेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मतलब ये तो सच्ची झूठ का, मैंने कहा कि झूठ को भी एक वक्त पे जिसने बोला होता है वो भी मान जाता है कि यार ये तो सच्ची बात है, मैं तो सही कह रहा हूँ, ये तो यही है। अब हमारे मुआशरे में इन्होंने नाम ले दिया, हमारे मुआशरे में डिवाइड इतनी क्रिएट हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस बात के ऊपर अगर आप उसको समझाने के लिए भी देंगे तो उसका नेगेटिव कॉनोटेशन बन जाता है। जोसेफ गोएबल्स और हिटलर के बारे में तो सारे जानते हैं कि वो हारने के बावजूद, और दोनों ने फिर खुदकुशी की, दोनों ने खुदकुशी कर ली। जब मतलब एक झूठा बोल रहे थे हम जीत रहे हैं, जीत तो नहीं रहे थे, जब रिजल्ट आया फौज हार गई तो दोनों ने खुदकुशी कर ली। क्या कि एक वक्त आया अपने बोले हुए झूठ के ऊपर ईमान लिया। तो आपकी बात का जवाब ये है कि ईदर इट इज ट्रू और फॉल्स, सच है या झूठ है, कम्युनिकेट करना, बताते रहना। वो इशफाक अहमद थे ना जो जाविया प्रोग्राम करते थे, बाबा इशफाक अहमद, वो क्या कहा करते थे कि मोहब्बत इयादे का नाम है। मोहब्बत क्या है? इयादे का नाम है। रिश्तों में जो प्यार मोहब्बत होता है, इयादा होता है दोहराना। तो अगर आप उसको दोहराएंगे नहीं तो रिलेशनशिप के अंदर फ्रिक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो वो कहा करते थे कि अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ इयादा करें, दोहराएं कि आप उनके बारे में कितनी केयर करते हैं। सेम अप्लाइज टू मार्केटिंग। इयादा करें, बार बार दोहराएं, कस्टमर को याद दहानी कराते रहें। कस्टमर दुनिया का सबसे जो बेवफा इंसान है, दैट इज कस्टमर। उसको कहीं थोड़ी सी और वैल्यू मिलेगी, आपको छोड़ के उसके साथ चला जाएगा। उसके लिए रिलेशनशिप में या कमिटेड होना इज नो रिलेशनशिप, वो कहीं और चला जाएगा। तो कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑन डिफरेंट इंटरवल्स इज इंटायरली डिपेंडेंट कि कंपनी की जो ब्रांड इमेज है उसको एक लेवल पे रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी जो वैल्यू है उस वक्त तक इसको सजा समझ के ही कबूल कर लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन इज मार्केट ओरिएंटेड, अदर इज रिसोर्स बेस्ड ओरिएंटेड। दो स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये कहते हैं कि जो सक्सेस है, रिसोर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं सक्सेस इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड व्यू। इसके ऊपर हमने आगे जाके बात करनी थी। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिफाइन करने वाला फैक्टर इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है? आपके क्लासरूम है, आपका पढ़ाने वाला टीचर है, मल्टीमीडिया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर चीज़ें हैं ये डिफाइन करती हैं कि कामयाबी हासिल होगी कि नहीं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, कहता है मार्केट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कहती हैं कि जो सक्सेस है उसको फैसला करने वाला फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। बाहर कौन कौन है? कंपटीशन है, कस्टमर है, मार्केट की डिमांड है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है और स्टेक होल्डर्स हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इसमें मिसाल वो क्या देते हैं, जो वो है मार्केट ओरिएंटेड वाले, वो मिसाल ये देते हैं कि अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो फैक्टर, तो मोटरोला वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने 6 सिग्मा अचीव की थी। 6 सिग्मा का क्या मतलब होता है कि वाइल प्रोड्यूसिंग द मोबाइल्स, 1 मिलियन मोबाइल बनने के बाद कितने डिफेक्टेड निकलते थे? 3.4।
आफ्टर 1 million मोबाइल फोन्स प्रोडक्शन only defective rate was 3.4. ये नोकिया सॉरी मोटरोला वाज द फर्स्ट कंपनी, इसके बावजूद नोकिया के मुकाबले में फेल हो गई। क्यों? सक्सेस डज नॉट रिजाइड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल ऑफ थॉट ये। दूसरा ये कहता है कि बाहर इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड इट्स रेनिंग फॉर ऑल, बाहर जो भी हालात है सबके लिए सेम है, तो फर्क अंदर पे पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको मार्केटिंग करती हुई नजर नहीं आती वो ये समझती हैं सक्सेस फैक्टर इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये समझती हैं कि नहीं मार्केट करना जरूरी है वो मार्केट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, दोनों के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं और दोनों के अंदर सक्सेस मॉडल मौजूद हैं। सैमसंग बहुत करती है, एप्पल नहीं करता। तो ये कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कंपनी की फिलॉसफी क्या है? जैसे मैंने पहले बात की, शुरू में हमने यही बात की कि पेप्सी और कोक को क्या जरूरत है। While creating the value, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे माइकल पॉटर, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको कहते हैं वैल्यू चेन, कि कस्टमर के लिए जो वैल्यू क्रिएट होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे होती है। उन्होंने डिफाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन और अ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो उसके अंदर कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं। इस तरह का होता है वैल्यू चेन का मॉडल। इसमें कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज हैं और कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के रॉ मटेरियल और उसका वेयर हाउस, उसके बाद ऑपरेशंस जिसमें असेंबलिंग हो रही है, प्रोडक्ट बन रही है, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, मार्केटिंग एंड सेल्स की जा रही है और फिर आफ्टर सेल्स सर्विस की जा रही है। तो यहां तक का जो है पार्ट, दिस इज योर कॉस्ट, यहां तक सारे खर्चे हैं। इसी तरह से सपोर्ट एक्टिविटीज है। अब फर्म स्ट्रक्चर इज के कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और कुछ सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज आर फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है और उसकी प्रिक्योरमेंट है। अब ये याद है कैसा था ये वैल्यू चेन, नजर आ रहा था? उस वैल्यू चेन को देखने के बाद एक सवाल है आप लोगों से कि इस वैल्यू चेन में आपके लिए क्या लर्निंग है वाइल सेलेक्टिंग योर करियर्स। जब आपने अपना करियर सेलेक्ट करना होगा तो उस वैल्यू चेन को देखने के बाद पॉइंट नजर नहीं आए। कुछ उसमें सपोर्ट एक्टिविटीज थी ऊपर जिसके अंदर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर था, ह्यूमन रिसोर्स था, टेक्नोलॉजी थी, और कुछ उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज थी नीचे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। तो जब आप अपना कैरियर डिसाइड कर रहे होंगे तो क्या आपके लिए इसमें कोई लर्निंग है या प्रॉफिट सेंटर से है? अब जब आपने मार्केटिंग प्लान बनाना है ऑर्गेनाइजेशन का, तो मार्केटिंग प्लान की जो बेसिस होती है दैट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपनी प्रोडक्ट और सर्विस जी ठीक है, जब भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करना होता है तो एक मार्केट की डिमांड होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है। इसको मैच करना होता है। इस मैच को क्या कहते हैं? क्रिएटिंग अ फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड मार्केट नीड्स। इस फिट को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक फिट। क्रिएटिंग अ फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड मार्केट नीड्स इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक फिट। देयर वर टू स्कॉलर्स C.K. प्रहार्ड और गैरी हैमल जिन्होंने ये कोर कॉम्पिटेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉइन किया था कि दिस इज अ हार्मोनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्किल्स दैट डिस्टिंग्विश अ फर्म इन अ मार्केट प्लेस। दिस इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। अब जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है उसकी 3 खूबियां होती हैं, गौर से सुनिए आपने बात। Core competency of an organization should have 3 characteristics. One, it should be source of competitive advantage. मतलब क्या है कि उस
आपकी कंपिटेंसी को कस्टमर भी समझे कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ है। दूसरा, उसकी जो एप्लीकेशन है दैट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस द मार्केट। मार्केट में ज़्यादा जगह तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कंपैटिटर्स टू इमिटेट। इमिटेट होता है कॉपी करना। तो ऑर्गेनाइजेशन की कोर कंपिटेंसीज के अंदर 3 खूबियाँ होनी चाहिए। पहला, इट शुड बी सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज, मतलब कस्टमर के लिए उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, आप वाइडर मार्केट के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉपी, डिफ़िकल्ट टू इमिटेट। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कोर कंपिटेंसी। क्या होती है कोर कंपिटेंसी? जिसके ऊपर ये तीनों खूबियाँ अप्लाई होती हों। कोर कंपिटेंसी का मतलब ये होता है कि ए सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड स्किल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, उसकी 3 खूबियाँ होती हैं। पहला, इट शुड बी सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज, कि कस्टमर समझे कि इसके अंदर वैल्यू है। ठीक है। दूसरा, वाइडर मार्केट के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, उसको कंपटीशन जब कॉपी करने लगे तो मुश्किल हो। अच्छा, इसको इस एग्जांपल से पहले, क्या मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ जोंग के अंदर। जोंग के कंपटीशन में वारिद और जायज़ है, उन्होंने प्राइस कम की, अपने पैकेजेस की कॉल की कॉस्ट की, मैंने भी प्राइस जो थी अपने पैकेजेस की कम कर दी। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कोर कंपिटेंसी कहा जा सकता है। Reducing the price of your product or service can be a core competence. No. क्यों? क्योंकि आपने क्या है कि वो जो आपका कंपटीशन है वो कॉपी ना कर सके, तो ये तो कॉपी हो जाएगी, तो नहीं पाएगी। अब इसमें से लर्निंग क्या है आप लोगों के लिए? व्हाट इज द लर्निंग? रिड्यूसिंग अ प्राइस इज नो स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है। बीइंग अ मैनेजर ऑफ एनी मार्केटिंग फर्म, कभी भी रिड्यूसिंग द प्राइस इज नो स्ट्रेटेजी। क्यों? क्यों? पहली बात तो ये हो गई कि आपने सुबह कम प्राइस की, शाम को वो भी कर देंगे, तो फायदा क्या हुआ? दूसरा, उन्होंने कम किया, आपने कम कर दी, वो फिर कम करेंगे, आप फिर कम करेंगे, तो इसको लाते 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 क्या फ्री कर देंगे? फ्री के बाद क्या माइनस में चले जाएंगे? लोगों को पैसे दे के कस्टमर बनाने की कोशिश करने लग जाएंगे। सो द रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज नो स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी नहीं होती। सबसे घटिया स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड टू योर कंपटीशन इज कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस कम कर दो। जी, आप क्या कह रहे हैं? मार्केट में जाते हैं सर, लेकिन कुछ शॉप के अंदर पूरे पैसे होते हैं। हाँ, तो ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोर कंपिटेंसी ये नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके अंदर जो कस्टमर है उसको वैल्यू तो दे रहे हैं, लेकिन कंपटीशन उसको शाम को कॉपी कर लेगा। सो व्हाट इज द कोर कंपिटेंस? सर कि एक कंपनी पैकेज कोई भी करती है, इंट्रोड्यूस जैज करती है, अगर उसी के रेलिवेंट अगर जोन भी करता है, अगर फिर कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स, कुछ एक्स्ट्रा एमबीज वगैरह देके रन करके, तो दैट इज डिफरेंट बॉल गेम। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो। ये जो डिस्कशन है इसका बुनियादी मकसद क्या है? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स एम्बिगुइटी। क्या होता है सोर्स एम्बिगुइटी? व्हाट इज सोर्स एम्बिगुइटी? सोर्स एम्बिगुइटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नॉर्मली इट इज नॉट क्लियर कि कामयाबी किस वजह से आ रही है। दिस इज कॉल्ड सोर्स एम्बिगुइटी। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 80s के अंदर, 1980 की दिहाई के अंदर पेप्सी ने अमेरिका के अंदर एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट कोक, ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट। सुनी है ये कैंपेन पहले? ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट वाज के पेप्सी और कोक के कस्टमर्स को बिठा के एक प्लेन कप के अंदर जिसके ऊपर लोगो नहीं लगा हुआ था किसी कंपनी का, उनको पेप्सी और कोक टेस्ट करवाई गई और ये पेप्सी कर रहा था। आप लोगों ने कोला ड्रिंक्स को कंज्यूम किया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सी एंड कोक? पेप्सी थोड़ी मीठी होती है और कोक थोड़ी सी हार्ड होती है। और
जो कोक का कस्टमर है वो ये समझता है कि मैं कोक इसलिए कंज्यूम करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा हार्ड वाला टेस्ट मुझे पसंद है। तो पेप्सी ने ये ब्लंडर समझ लें या एक बहुत बड़ा जुआ खेला कि पेप्सी और कोक के कस्टमर को साथ बिठा के ये ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट किया। अब हुआ क्या कि मेजॉरिटी ऑफ द कोक कस्टमर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज कि ये पेप्सी है या कोक है। अब इस बेसिस के ऊपर पेप्सी ने ये कैंपेन पूरे अमेरिका में चला दी और पब्लिकली कैमरे लगा के दिखाना शुरू कर दिया कि कोक कहता था कि मेरे कस्टमर्स मेरे साथ इसलिए लॉयल हैं कि टेस्ट के साथ, टेस्ट की वजह से। तो इनको तो पता ही नहीं चल रहा ये पेप्सी है कि कोक है। हुआ क्या कि कोक की जो सेल्स थी वो गिरना शुरू हो गई, कोक की सेल्स गिरना शुरू हो गई। तो कोक ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? कोक ने ये रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने अपने मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं, कुछ कहते हैं $25 मिलियन, कुछ कहते हैं $50 मिलियन खर्च करके जो कंपोजिशन है ऑफ द फार्मूला वो चेंज कर दी, उसको मीठा कर दिया। अच्छा, हुआ क्या कि जब वो नई कोक लॉन्च की गई तो कस्टमर्स जो कोक के लॉयल थे उन्होंने जाके फैक्ट्री के बाहर धरना दे दिया कि वी नीड आवर क्लासिक कोक। नोट करें जो शीशे वाली बोतलें हैं उनके ऊपर कभी कभी कुछ बोतलों के ऊपर लिखा होता है कोक क्लासिक, ये तब की बोतलें हैं। तो धरना हो गया, उन्होंने कहा कि ये क्या किया आपने, इसका कंपोजिशन चेंज कर दिया। तो कोक को अपने फार्मूला के ऊपर वापस आना पड़ा, वही पुराना फार्मूला, और सेल्स वापस हासिल हो गई। व्हाट इज द लर्निंग, व्हाट इज द की टेक अवे? सोर्स एम्बिगुइटी, कि कोक ये समझता है कि कस्टमर मेरे साथ इसलिए लॉयल है कि वो टेस्ट के पीछे आता है। इस एक्सपीरियंस के बाद क्या पता चला, वो टेस्ट के पीछे तो आता ही नहीं है, वो तो किसी और चीज़ की वजह से आता है। किस वजह से आता है? सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट, और असल लफ्ज कोई नहीं बोल रहा, सॉरी प्यास में जाने के लिए नहीं, एग्जैक्टली द कस्टमर इज लॉयल टू द ब्रांड। वो प्रोडक्ट के पीछे है ही नहीं, प्रोडक्ट फीचर के लिए नहीं आ रहा, वो ब्रांड के पीछे आ रहा है। तो क्या पता चला कि कंपनीज, मतलब छोटी कंपनी को छोड़े, कोक, पेप्सी और कोक को नहीं पता कि उनका कस्टमर उनके साथ लॉयल क्यों है। दिस इज कॉल्ड सोर्स एम्बिगुइटी। तो आपने लिंक करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद जो आपकी स्किल्स हैं और जो कस्टमर की बाहर नीड्स हैं। इससे वो पहले सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा कि पेप्सी और कोक मार्केटिंग क्यों करते हैं। प्रोडक्ट की मार्केट नहीं हो रही, कोला ड्रिंक की मार्केटिंग नहीं हो रही, वो ब्रांड की हो रही है, क्योंकि जो एफिलिएशन है दैट इज फॉर द ब्रांड, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। समझ आ गई इसकी? सो बीइंग अ मार्केटियर यू शुड बी अवेयर कि मेरा जो कस्टमर है उसकी एसोसिएशन कौन से फैक्टर के साथ है, प्रोडक्ट के साथ है या ब्रांड के साथ है। मार्केटिंग के अंदर द सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग address 3 key areas. One is managing the businesses and investment portfolio, assessing the marketing growth, and establishing strategy game plan, achieving the long term objectives. आपके जिम्मे है कि आपने मार्केटिंग प्लान बनाना है। तो मार्केटिंग प्लान इज अ सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स। स्ट्रेटेजिक प्लान या मार्केटिंग प्लान के दो हिस्से होते हैं, वन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान एंड अदर इज टेक्टिकल मार्केटिंग प्लान। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान का मतलब ये है कि फर्म की वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। एंड व्हाट इज वैल्यू प्रपोजिशन? किसी भी कंपनी की वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है कि कस्टमर को वो क्या बेचती है जिसके लिए कस्टमर उसको पे करता है। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान डिफाइंस कि कस्टमर के लिए फर्म्स की वैल्यू प्रपोजिशंस क्या है, और टेक्टिकल मार्केटिंग प्लान्स एड्रेस कि कौन कौन से स्पेसिफिक टैक्टिक्स वो शामिल होंगे मर्चेंडाइजिंग के, प्रमोशन के, प्राइसिंग के, सेल्स चैनल के और सर्विस के, जिससे आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। और जो कॉरपोरेट और डिवीजन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसमें आप 4 काम करते हो। जो डिफाइन द कॉरपोरेट मिशन, एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रेटजीज फॉर SBU। व्हाट इज SBU? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। SBU का क्या होता है?
करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे पता लगेगा कि ये SBU है या नहीं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है या नहीं। फिर उसके लिए आप असाइन करते हो, आगे जाके इसके ऊपर बात करते हैं। यू असाइन रिसोर्सेज, और उसके बाद आप असेस करते हो कि आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू ग्रो वो कौन कौन सी हैं। मैंने नाम लिया था पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर ने कहा था कि जब भी आपने किसी भी कॉरपोरेशन का मिशन स्टेटमेंट लिखना है तो उसके लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो की क्वेश्चंस हैं, उनको आपने आंसर करना है। पहला है व्हाट इज़ आवर बिजनेस, हु इज़ आवर कस्टमर, व्हाट इज़ द वैल्यू टू कस्टमर, और हम कौन सा बिजनेस बनना चाहते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट लिखने लगोगे तो ये 4 बुनियादी सवाल हैं जो कि पीटर ड्रकर ने प्रपोज किए थे, जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। 1950 की दिहाई के अंदर इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट के जो बुनियादी असूल हैं उनको डिफाइन किया था। While crafting the mission statement, you should focus the limited number of goals. कंपनी की मेजर पॉलिसीज़ के ऊपर आपने स्ट्रेस करना होता है, डिफाइन करना होता है कि आपका जो कंपेटिटिव स्फीयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कंपनी बिजनेस करेगी। लॉन्ग टर्म व्यू लेना होता है, और आपका जो मिशन स्टेटमेंट है दैट शुड बी शॉर्ट, मेमोरेबल, मीनिंगफुल। फेसबुक का जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या है, किसी को पता है? To give people the power to build community and bring the world closer together. This is the mission statement. तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं कि फेसबुक क्या करना चाहता है, एम्पावर द पीपल, एनेबल करना चाहता है फॉर शेयरिंग, और कनेक्टिंग द वर्ल्ड। इसी तरह से गूगल का जो मिशन स्टेटमेंट है दैट इज आवर मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। क्या करना है? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज करना है, किसको? इंफॉर्मेशन को, और कि वो यूजफुल बन जाएं और एक्सेसिबल हो जाएं फॉर द होल यूनिवर्स। आपने डिफरेंट वर्ड सुने होंगे, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, एक्शन प्लान्स एंड वैल्यूज। इनमें क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट क्यों होते हैं ये लोग? मिशन और विजन में क्या फर्क होता है? विजन हमारा आज होता है, मिशन हमारा फ्यूचर है। विजन आज होता है मिशन होता है हमारा टारगेट, यार में क्या अचीव करना है, ये लॉन्ग टर्म होता है। और मिशन? मिशन का अच्छा, और विजन? विजन होता है कि हमारा आगे 4 to 5 years सोसाइटी के अंदर हम क्या करेंगे। ये स्लाइड है, अब दिखाता तो मैं इसमें से आपको ज़्यादा समझ आती। मिशन आंसर्स द वाई क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है और हम आज कहाँ पे, दिस इज योर मिशन, वाई। और विजन इज वेयर, कहाँ जाना है, दिस इज योर विजन। और क्या करेंगे वहां पहुंचने के लिए, जो व्हाट क्वेश्चन है दैट इज आंसर इन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स। और वैल्यूज आंसर द हाउ क्वेश्चन, कैसे पहुंचेंगे, असूल क्या होंगे। ऑर्बिट की वैल्यूज पढ़ी है किसी ने? मेरा ख्याल है दिस आंसर्स द क्वेश्चन, दिस आंसर द क्वेश्चन कि आपने वैल्यूज पढ़ी हैं या नहीं। सो द मिशन स्टेटमेंट आंसर द व्हाई क्वेश्चन, विजन स्टेटमेंट वेयर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान आंसर द व्हाट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट, और वैल्यूज आंसर कि हमने हाउ, कैसे, कौन कौन से असूल हैं जिनके ऊपर अमल करके हमने अपने विजन को हासिल करना है। मैंने पूछा था कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। अगर किसी बिजनेस या ग्रुप ऑफ बिजनेसेस के अंदर 3 चीजें होंगी तो हम उसको एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहेंगे, SBU कहेंगे। एक तो वो एक इंडिपेंडेंट सिंगल बिजनेस होगा, इंडिपेंडेंट सिंगल बिजनेस या कलेक्शन ऑफ बिजनेस, फर्स्ट। सेकंड इज उसके कंपनी से अलग ओन कंपटीशन होगा, और तीसरा वो एक प्रॉफिट सेंटर होगा, अपना मुनाफा खुद कमाता होगा और अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग खुद करता होगा। नाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन पाकिस्तान। कि कंपनी के बिजनेसेस में से एक बिजनेस या कॉम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस, पहली क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, उसके कंपटीशन कंपनी से अलग भी हो सकते हैं, और तीसरा वो अपना प्रॉफिट खुद कमाता है।
PTCL कैसे? सर इसके कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में से। इसके अपनी कंपनी से ये डिफरेंट कैसे है? PTCL तो एक ही कंपनी है। सर ये इंडिया में प्रोवाइड भी करते हैं। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होता है कि एक कंपनी, एक कारपोरेशन का एक बिजनेस या कम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस जो कि कंपनी से अलग कंपटीशन भी रखता है, कंपनी से अलग ऑपरेट भी करता है, और कंपनी से अलग उसकी प्लानिंग होती है और वो मुनाफा अलग से कमाता है। सर जैसे सिगरेट बनाने वाली कंपनी है वो एक ही कंपनी है। नहीं मतलब मुझे ब्रांड बताएं, कंपनी और उसका ब्रांड बताएं। सो पेप्सी एंड लेस दो डिफरेंट टारगेट मार्केट्स को एड्रेस करते हैं। आपके यहाँ तो आपस में भी compete करते हैं। नहीं, आपस में compete ना करते हैं, आपस में कंपटीशन इज नॉट कंपल्सरी। जो पेरेंट कंपनी है उसके कंपटीशन से अलग आपका अपना कंपटीशन। जैसे एंग्रो खाद के कंपटीशन अलग है और उमोर का और तरंग वालों का कंपटीशन अलग है। आपस में compete करना जरूरी नहीं है, ये तो बल्कि रोका जाता है। ये जो आप बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड मार्केट कैनिबलाइजेशन। ये नहीं करनी कि आप अपनी ही प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा लॉन्च कर दो कि वो एक दूसरे का मार्केट शेयर खाना शुरू कर दो। दिस इज मार्केट कैनिबलाइजेशन, ये नहीं करनी होती। पाकिस्तान में पंजाब ग्रुप वालों का जो अलाइड स्कूल है, उनको बकायदा अपनी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो आगे देने से इनकार करना पड़ा, इसी वजह से कि इतने करीब करीब स्कूल बन गए थे कि एक स्कूल का बच्चा एक राइड से उठा के दूसरे में डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिर एक और स्कूल की जो चेन है वो लॉन्च की, ईफा, एजुकेशन फॉर ऑल। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट कैनिबलाइजेशन, कि एक आपकी प्रोडक्ट लाइन या कंपनी का जो ब्रांड है वो दूसरे का मार्केट शेयर खाना शुरू कर दे। तो इसको तो अवॉइड करना होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है वो देखा हो गया। तो SBU में जो रिसोर्स की एलोकेशन है, किसी भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को आपने फिर डिवाइड करना होगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एट SBU लेवल, इनको रिसोर्सेज कितने देने हैं। तो उसको आप डिसाइड ऐसे करते हो कि आप अपना रिलेटिव मार्केट शेयर देखते हो और मार्केट ग्रोथ देखते हो, जिसमें फिर आप डिवाइड करते हो कैश काउज में, स्टार्स में, क्वेश्चन मार्क्स में और डॉग्स के अंदर अपनी टोटल जो आपकी मार्केट होती है। तो जो कैश काउ है वो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो या स्टार में कन्वर्ट हो जाए और डॉग में ना चला जाए, और जो डॉग है उसको आपने कैश काउ में कन्वर्ट करना है या स्टार में कन्वर्ट करना है। तो इनके बारे में आपने फैसला करना होता है कि क्वेश्चन मार्क का क्या करना है, जिसके अंदर आपकी जो रिलेटिव ग्रोथ है वो भी लो है और मार्केट शेयर भी आपका कम है। जबकि दूसरे केस में आपका जो डॉग वाला एलिमेंट है उसमें आपका मार्केट शेयर भी लो होता है और मार्केट ग्रोथ भी लो होती है। तो इन दोनों के बारे में आपने फैसला करना होता है वाइल असाइनिंग द रिसोर्सेज। और SBU लेवल के ऊपर जब आपने अपनी प्रोडक्ट और मार्केट की पेनिट्रेशन करानी होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ, तो एक एंड्स ऑफ का मैट्रिक्स है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपने अपनी कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ग्रो करना चाहोगे तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। ये वाला मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, एंड्स ऑफ का मैट्रिक्स, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ अगर आप ग्रो करते हैं तो इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू मार्केट के साथ जाते हो तो आप इसको कहते हो मार्केट डेवलपमेंट। और एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट के साथ जाते हो तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर नई मार्केट और नई प्रोडक्ट के साथ जाते हो तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें मैंने कोक की एग्जांपल ली हुई थी कि अगर एग्जिस्टिंग कोक को मार्केट के अंदर ही डालें तो वो पेनिट्रेशन होगी, कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी से सेल्स को बढ़ाया जाए। दूसरा, अगर आप नई मार्केट के अंदर जाते हो तो नई मार्केट में कोक कैसे गया था, कोक डाइट के साथ और कोक जीरो के साथ, तो दिस वाज मार्केट डेवलपमेंट। अब आपने नई मार्केट में गए, फिर जब आप प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में तो लॉन्च नहीं की लेकिन ग्लोबली उन्होंने लॉन्च की थी कोक वनीला और कोक चेरी, तो दिस वाज नई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दी टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और फिर कोक ने डाइवर्सिफाई किया और मर्चेंडाइजिंग की और शर्टें उन्होंने बनाना शुरू कर दी, तो डाइवर्सिफिकेशन कोड भी
रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगर कंपनी अपने बिजनेस से रेलेवेंट कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो उसको कहेंगे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और अपने बिजनेस से रेलेवेंट ना हो अगर कोई प्रोडक्ट उसको कहेंगे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पेप्सी ने लेज को जब लॉन्च किया तो बेसिकली फूड बिजनेस ही है, तो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नहीं, डाइवर्सिफिकेशन में नहीं जाएगा ये। डाइवर्सिफिकेशन में ये है कि नई प्रोडक्ट और नई मार्केट, तो मार्केट तो सेम है, प्रोडक्ट डेवलप आपने कर ली, तो डाइवर्सिफिकेशन वुड बी न्यू मार्केट। और जैसे हमने इसमें बात की है एंग्रो की, एंग्रो ने डाइवर्सिफाई किया और अनरिलेटेड किया कि पहले खाद का कारखाना था, अब उसको उठा के फूड के बिजनेस में चले गए। तो दिस कुड बी, जैसे मतलब जो पिज़्ज़ा हट की और पेप्सी की पेरेंट कंपनी है वो सेम है, तो दिस कुड बी कि आपने एक नई मार्केट और नई प्रोडक्ट के साथ गए, तो दिस वुड बी, इसको आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हो और मार्केट डेवलपमेंट भी कह सकते हो। तो इस तरह से एंजोफ का मैट्रिक्स है जिसमें आप अपनी ग्रोथ की स्ट्रेटजीज के बारे में फैसला करते हो। While making the marketing plans, एक और जो फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में से जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको स्टडी करना ज़रूरी है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि कंपनी खुद किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, इसको कहा जाता है कि वाइल क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पॉलिसीज कैसी हैं और उसका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है। एंड व्हाट इज कल्चर, पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा व्हाट इज कल्चर। सो द कॉर्पोरेट कल्चर इज शेयर्ड एक्सपीरियंस, स्टोरीज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्म क्या होता है, व्हाट इज नॉर्म, सुना वर्ड कभी ये नॉर्म जी, व्हाट इज नॉर्म, सॉरी NORM, नहीं सुना। नॉर्म्स आर के जो सोसाइटी है वो अपनी कलेक्टिव विजडम से कुछ फैसले कर लेती है। सोसाइटी विद अ कलेक्टिव विजडम डिफाइन सम प्रिंसिपल्स। मिसाल के तौर पे बड़ों की इज्जत करनी है, दिस इज कलेक्टिव विजडम ऑफ द सोसाइटी। झूठ नहीं बोलना, अगर दफ्तर में काम करते हैं तो टाइम से जाना है, मेहनत से काम करना है, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। तो दीज आर कलेक्टिव विजडम। मुआशरे की कलेक्टिव विजडम के बाद कुछ चीज़ों का फैसला हो जाता है, दिस इज नॉर्म्स। और इन्हीं नॉर्म्स में से जो आपको पहली क्लास में किसी ने बताई होनी चाहिए थी वो ये है कि क्लास में तमीज़ से बैठते हैं। अगर नहीं बताई तो आज सुन लें और ट्राई टू रिमेंबर दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस। मेरा ख्याल है किसी भी इंसान की इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती कि वो बात कर रहा हो, जिससे वो बात कर रहा वो इंटरेस्टेड ना हो। इंसान की इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती। व्हाट टू स्पीक ऑफ अ टीचर, कि आप अटेंशन दे के किसी से कोई बात कर रहे हैं और अगला बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा, इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती। और आई एम वेरी सॉरी एंड सरप्राइज्ड के 20-22 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते इसी मुआशरे में इतना टाइम गुजारने के बाद आप लोगों ने अभी तक इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि दिस इज़ बेसिक नॉर्म, दिस इज़ बेसिक एथिक्स। या शायद अब ये कल्चर ऐसा आ गया है कि दिस इज़ इररेलेवेंट, कि इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना, किसी की बात सुनना, दीज आर इररेलेवेंट थिंग्स, जिसका कोई हमारे मुआशरे में उस तरह का कल्चर नहीं रह गया। आज का जो सेशन था दैट वाज कि हमने कोशिश की कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल को डिफाइन करें, उसमें ग्रोथ के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इस पूरे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का जो प्रोसेस था उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की, विच स्टार्टेड फ्रॉम द बिजनेस मिशन। और मिशन के लिए मैंने पीटर ड्रकर के आपको कुछ बुनियादी असूल बताया जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था कि बिजनेस मिशन को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आपने आंसर देना होता है। और उसके बाद हमने स्वॉट एनालिसिस की बात की, मैंने पूछा था कि स्वॉट का पता है या नहीं,
तो आपने कहा कि स्वॉट का मुझे पता है, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो स्वॉट के अंदर एक और जो एंगल है जिसका शायद आपको अंदाज़ा हो या ना हो, कि एक इसके अंदर इन चारों फैक्टर्स के अंदर एक डिवीजन ये है कि इसमें जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल होते हैं और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। तो इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को देखने के बाद आप अपने गोल्स की सेटिंग करते हो, फॉर्मुलेट करते हो, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन करते हो और उसको फिर इम्प्लीमेंट करके फीडबैक एंड कंट्रोल का प्रोसेस चलाते हो। तो इस जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है फॉर द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल, इसमें स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, इसके लिए माइकल पॉटर जिन्होंने वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज प्रपोज की हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी तो वो 3 तरह से स्ट्रैटेजी बना सकती है। एक का नाम उन्होंने दिया, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ द स्केल? इकोनॉमीज ऑफ द स्केल का मतलब ये होता है कि व्हेन यू प्रोड्यूस इन लार्ज वॉल्यूम्स आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी ने ये मार्कर बनाना है 100 और उसी कंपनी ने ये मार्कर बनाने हैं 1 लाख, तो 1 लाख बनाते हुए इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आएगी, बिकॉज उसने रॉ मटेरियल इकट्ठा ज़्यादा ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा लगा ली। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, कि जब आप लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। तो उसको उसने कहा दिस इज कॉस्ट लीडरशिप, कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए जो उसकी कॉस्ट है उसके अंदर पूरी मार्केट के अंदर लीडर बन जाओ, कि आपसे कम पैसों में वो चीज़ कोई बना ही नहीं सकता। एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है, जैसे रिसेंट ईयर्स में चाइना ने किया है कि चाइना कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में इतनी सस्ती बनाना शुरू हो गया है कि उसके मुकाबले में कंपटीशन ठहर ही नहीं सकता। आज से कोई 10-15 साल पहले तक जब भी कुर्बानी होती थी तो इसकी जो खालें हैं ये बहुत महंगी बिकती थी, मतलब 5,000 तक मुझे याद है कि 5,000 की खाल बिकती थी। अब आपको पता है एक बकरे की खाल कितने की बिकती है? वो भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, नहीं होगा। अब खाल को डिस्पोज ऑफ करना एक मसला है, कोई भी नहीं लेता। बकरे की खाल सिर्फ 300 रुपए की है। नहीं फर्क भी लेते हैं, बड़ा भी तो यही है ना कि एक चीज़ जो आज से 10-15 साल पहले 5,000 की थी, इस वक्त उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोई इमाम मस्जिद को या किसी को देंगे फिर उसको वो प्रोसेस करेगा, खुश करेगा, तो जितने की उसने ली होगी उससे ज़्यादा पैसे उसके उसकी प्रोसेसिंग पे लग जाएंगे। तो क्या हुआ कि चाइना ने आर्टिफिशियल लेदर इस क्वालिटी का बना लिया कि ये जो जो ऑर्गेनिक लेदर है या जो ओरिजिनल लेदर है इसकी मार्केट ही ख़त्म हो गई। तो क्या किया? कॉस्ट लीडरशिप। कोक का 10 पैक आप मेट्रो से मैंने लिया पिछले दिनों, मुझे वो 48 रुपए का मिला, मार्केट के अंदर वो 55 रुपए का है। तो मेट्रो ने 48 रुपए का कैसे बेच दिया एक चीज़ जो मार्केट में 55 की बेच रही, बल्क में खरीदा? तो दिस इज कॉस्ट लीडरशिप, कि अगर आप आपकी कंपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है उसमें लीडर बन जाए, कि उससे सस्ता प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सर अभी आपने कहा था कि हमें प्राइस नहीं कम करनी चाहिए। नहीं, प्राइस कम करना है सब। वेरी गुड क्वेश्चन, दोहराएं, ये क्वेश्चन दोहराएं। स्ट्रैटेजी बताइए कि प्राइस नहीं कम करनी चाहिए। और मैंने स्ट्रैटेजी का नाम क्या लिया है? कॉस्ट लीडरशिप। प्राइस और कॉस्ट का फर्क नहीं पता अभी तक, तो दिस इज द डिफरेंस। कॉस्ट लीडरशिप की बात हो रही है, प्राइस लीडरशिप की बात नहीं हो रही। प्राइस लीडरशिप की तो स्ट्रैटेजी पे मैं आपने कह दिया कि पहले मैंने कह दिया कि वो दिस इज नो स्ट्रैटेजी। प्राइस की बुनियाद के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कॉस्ट की बुनियाद के ऊपर हो सकती है। आपकी जो कॉस्ट है वो इतनी कम है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो माइकल पॉटर ने डिफाइन की, दैट वाज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन क्या है? कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर ऐसा कोई फीचर है जो कि कंपटीशन में नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। और उस फीचर की वजह से जो कस्टमर है वो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए तैयार है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन तीन और इन्फिनिक्स को भी अगर मिला लें, ये चारों ब्रांड्स अगर आप कंपेयर करें तो इनका एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस 19-20 के फ़र्क के साथ सेम है।
सैमसंग की प्राइस क्यों ज़्यादा है? एंड्रॉयड तो सेम है ना, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है. दिस इज द डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट भी सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम है, लेकिन एक ऐसी चीज आपने ऐड कर दी जिसकी वजह से उसकी ज्यादा प्राइस पे करने के लिए कस्टमर तैयार है. दूसरा मटीरियल, तो बेसिकली प्रोडक्ट रेंज तो नहीं बदल गई. प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल फोन है ना. प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसके अंदर आपने फीचर ऐड कर दिए. अब आप सारे फीचर्स गिनवा कि स्मार्टफोन पहली चीज, एंड्रॉयड दूसरी चीज, सेम है. प्रोडक्ट कैटेगरी है सेम, लेकिन आपने ऐसी एडिशनल चीज डाल दी जिसकी वजह से कस्टमर प्रीमियम पे करता है. अब ये जो 4 साल और 1 साल वाली बात है, तो दिस इज कि आपने एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर दी और इसी वजह से लोग ज्यादा पे करते हैं. और दिस वाज सेकंड स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल जो पोर्टर ने बताई. थर्ड इज फोकस स्ट्रेटजी. फोकस का क्या मतलब है? नीश मार्केट सुना है कभी? नीश मार्केटिंग, नीश NICHE, नीश मार्केटिंग. प्रोडक्ट लाइन इज गाड़ी, ठीक है, गाड़ी बनानी है. अब एक मार्केट है सुजुकी की, एक है टोयोटा की और एक है BMW की. इनमें क्या फर्क है तीनों में? सुजुकी, टोयोटा और BMW. दिस इज जो ब्रांड वैल्यू वाला एस्पेक्ट है, दिस इज कॉल्ड फोकस स्ट्रेटजी. फोकस में आप करते ये हैं कि आप अपनी टोटल पूरी मार्केट में से एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ते हैं और उसको फोकस करके चीज बना देते हैं. मतलब पूरी दुनिया के ग्लोबल जो कस्टमर हैं, जो मार्केट है, जो टारगेट मार्केट है, जिन्होंने गाड़ियां खरीदनी है, BMW ने कहा कि उसमें से 90% हमारे कस्टमर नहीं है, उसमें सिर्फ 10% है. दिस इज कॉल्ड फोकस स्ट्रेटजी. जब आप अपनी पूरी टारगेट मार्केट में से एक छोटा सा सेगमेंट जो कि साइजेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, उसको फोकस करके, उसको टारगेट करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, दैट इज कॉल्ड फोकस स्ट्रैटेजी. तो ये तीन इनको कहते हैं जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल. क्या? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल के ऊपर जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आप डिफरेंट अलायंसेस बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. फर्स्ट अलायंस इज प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस. प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस, आप नाइकी के ऐड देखें, नाइकी की ऐड देखें, उसके अंदर उसने एप्पल की स्मार्ट वॉच पहनी होती है. व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस. दो कंपनियां जिन्होंने जब वो एप्पल करेगा मार्केटिंग तो नाइकी को प्रमोट करेगा, जब नाइकी मार्केटिंग कर रहा है तो एप्पल को प्रमोट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस. में आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस का अलायंस कर रहे हैं. देन देयर आर प्रमोशनल अलायंसेस. देयर आर प्रमोशनल अलायंसेस कि आपने अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करते हुए जो व्हीकल इस्तेमाल किया उसके ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स को मेंशन कर दिया. मिसाल के तौर पे प्रमोशनल अलायंस की एग्जांपल दें कि एक ऐड में मार्केटिंग करते हुए आपने दो कंपनियों का देखा, लेज और पेप्सी. दिस इज कॉल्ड प्रमोशनल अलायंस. अब दोनों स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल अलग होने के बावजूद जब मार्केटिंग करती हैं तो सिर्फ प्रमोशनल कैंपेन के वक्त एक दूसरे को प्रमोट करती हैं. फूड पांडा के ऊपर अगर आप फैसल बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करोगे 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा. फूड पांडा एक कंपनी है, फैसल बैंक दूसरी कंपनी है. तो दिस इज प्रमोशनल अलायंस कि दोनों का बिजनेस प्रमोट हो रहा है, फूड पांडा का भी और फैसल बैंक का भी. तीसरा लॉजिस्टिक्स अलायंस. लॉजिस्टिक अलायंस क्या है कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो वैल्यू चेन का डिलीवरी सिस्टम है उसमें अपनी जो लॉजिस्टिक्स है कंपनी से लेके, कंपनी की प्रमोशनल कैंपेन से, प्रोडक्शन फैसिलिटी से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आप किसी के साथ अलायंस कर लेते हो. तो जितनी भी ये कोरियर कंपनीज हैं इन्होंने अलायंस किया हुआ है छोटी प्रमोशनल कैंपेन्स के लिए. मतलब जो इंटरसिटी है TCS का, उनका पाकिस्तान रेलवे के साथ कॉन्टैक्ट है. तो दिस इज लॉजिस्टिक अलायंस. तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है. देन देयर इज अ प्राइसिंग अलायंस. ये कैसे होता है?
आप होटल पे किसी कमरा बुक किया है तो ऊबर या क्रीम की गाड़ी आपको पिक करने आएगी। तो पीसी होटल या कोई भी मल्टीनेशनल चेन का होटल, उसमें जो प्राइसिंग है, अब ऊबर और क्रीम ने जो मुझे और आपको चार्ज करना है उससे कम चार्ज करेगा उस रेस्टोरेंट को। तो कस्टमर के लिए एक ऐसी फैसिलिटी दे दी कि आपको होटल पिक एंड ड्रॉप देगा। तो दीज आर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जिसमें आप कस्टमर को एक एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा वैल्यू और एक एक्स्ट्रा फीचर देते हो, जिसमें आप कोई अलायंस क्रिएट कर लेते हो। द अलायंस could be on the basis of product or a service, on the promotion, logistic or pricing. So this was our chapter number 2 जिसमें हमने मार्केटिंग प्लान्स और स्ट्रेटजीज को एनालाइज करने की और